आज मेरे बेटे की शादी है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। हर माँ का सपना होता है कि उसका बेटा शादी करे, घर में बहू आए और घर खुशियों से भर जाए। इस उम्र में मैं भी घर के कामकाज ठीक से नहीं कर पाती थी, इसीलिए बेटे के लिए एक सुंदर लड़की देखकर शादी करवा दी। सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि मेरी बहू अपने साथ बहुत सारा सोना चांदी और गहने लेकर आई थी और साथ में एक काम वाली बाई को भी लेकर आई थी। उसका नाम राधा था। शुरुआत में मुझे ये सब देखकर थोड़ी हैरानी हुई और थोड़ा अजीब भी लगा कि बहू अपने साथ काम वाली क्यों लाई। काम वाली तो मैं भी रख सकती थी, लेकिन मैं ये सोचकर चुप रही कि शायद कुछ समय बाद उसे घर से भेज दूंगी। लेकिन समय के साथ राधा ने इस घर में अपनी जगह बना ली। मुझे नहीं पता कि इसमें ऐसा क्या आकर्षण था जो मुझे उसकी ओर खींचता था। अगर मेरी बहू की बात करूं तो मैंने उसे पहली बार एक पार्लर में देखा था। मैं वैसे पार्लर नहीं जाती थी, लेकिन उस दिन अपनी भतीजी के साथ गई थी। वहीं जब मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे वो बहुत पसंद आई। उसकी माँ भी उसके साथ थी। बातों बातों में मैंने शादी का रिश्ता तय कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया। अब मैं अपने फैसले से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी बहू भी बहुत अच्छी है और राधा भी। राधा घर के सारे काम न केवल अच्छे से करती थी, बल्कि बहुत स्वादिष्ट खाना भी बनाती थी। मैंने उसे मन से रसोई की जिम्मेदारी दे दी थी। अब मेरा समय बहुत आराम से बीतता था। लेकिन एक बात थी जो मुझे हमेशा अजीब लगती थी। राधा हमेशा घूंघट में रहती थी। मैंने उसे कई बार समझाया कि घर में सिर्फ मैं और बहू ही रहते हैं, इसीलिए उसे घूंघट करने की जरूरत नहीं है। बेटा सुबह ऑफिस जाता था और रात में लौटता था। लेकिन मेरी बात सुनकर राधा बहुत घबरा जाती और उसके हाथ पैर कांपने लगते। एक दिन मेरी बहू मेरे पास आई और बोली कि माँ, आप राधा को कुछ मत कहिए। वो बहुत शर्मीली है और घूंघट में रहने से उसे शांति मिलती है। वो घर के हर काम इतने अच्छे से करती है, हमें उसका चेहरा देखकर क्या करना है। मैंने उसकी बात मान ली और चुप रह गई। लेकिन मेरे मन में सवाल उठते रहते थे। आखिर वो औरतों के सामने भी घूंघट क्यों करती थी। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक रात जब मैं पानी लेने के लिए किचन की तरफ गई तो मैंने देखा कि राधा किचन के पास वाली कुर्सी पर बैठी थी। और तभी अचानक मुझे खांसी आ गई और मैंने पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। लेकिन तब तक राधा मुझे देख चुकी थी। वो भी बहुत घबरा गई और कमरे के अंदर कोने में भागकर छुपने की कोशिश करने लगी। पर तब तक मैंने उसे देख लिया था। उस रात से मैं बहुत परेशान हो गई। पूरी रात किसी तरह काटी, लेकिन एक पल के लिए भी सो नहीं पाई। ये सब क्या था? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं बस चाहती थी कि राधा को बहू के सामने खड़ा कर दूं और उससे सारा सच उगलवा लूं। मैंने तय किया कि पहले मेरा बेटा ऑफिस चला जाए, फिर मैं पायल से पूछूंगी कि ये सब क्या चल रहा है। अगर मेरा बेटा ये सब जान गया तो वो गुस्से में राधा को घर से निकाल देगा। शायद गुस्से में पायल पर भी हाथ उठा दे। ये इतना बड़ा मामला था कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं अपने बेटे का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कि पहले पायल से पूछकर सच्चाई जानूं। अगर इसमें पायल की थोड़ी भी गलती निकली तो मैं खुद उसका तलाक करवा दूंगी। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ साफ नहीं हो रहा था। सुबह पायल जाग चुकी थी। उसने पानी पिया और कमरे में चली गई। मेरा बेटा ऑफिस चला गया। यही सही समय था सब कुछ जानने का। मैं पायल के कमरे की तरफ गई, दरवाजा खटखटाया और अंदर चली गई। पायल अलमारी में कपड़े ठीक कर रही थी। उसने मुझे देखकर थोड़ा हैरानी से पूछा कि माँ, आप यहाँ, सब ठीक है? मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर बैठ गई। फिर उससे पूछा कि पायल, असली मामला क्या है? इस घर में तुम दोनों मिलकर क्या खेल खेल रहे हो? राधा असल में कौन है? ये सारा रहस्य क्या है? आज मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर पायल घबरा गई। वो मेरे पैरों पर गिर गई और बोली कि माँ, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने उसे उठाया और कहा कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे पूरी बात बताओ। मेरी बात सुनकर पायल बहुत डर गई थी। वो बोली कि माँ, मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन पहले आप वादा करें कि आप ये सब किशोर को नहीं बताओगी, वरना बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मैंने कहा कि पहले सच बताओ, फिर मैं तय करूंगी कि क्या करना है। मेरी बात सुनकर उसने अपने आंसू पोंछे और पूरी कहानी बतानी शुरू की। पायल ने कहा कि माँ, मैं बहुत गरीब परिवार से थी। हम 3 भाई बहन थे। मेरी बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी और वो देश से बाहर रहती थी। उसके बाद मैं थी और मेरा छोटा भाई अनिल। मैं कॉलेज जाती थी और वो स्कूल में पढ़ता था। हमारा परिवार बहुत खुश था, लेकिन अचानक एक दिन पिताजी का बिजनेस पूरी तरह से डूब गया। हालत इतने खराब हो गए कि मेरा कॉलेज जाना बंद हो गया और फीस न भरने की वजह से अनिल को स्कूल से निकाल दिया गया। मैं कॉलेज जाती थी और अनिल स्कूल जाता था।
हम बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन पिताजी का बिजनेस खराब हो गया और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। मेरे कॉलेज की पढ़ाई रुक गई और स्कूल की फीस ना दे पाने की वजह से अनिल को स्कूल से निकाल दिया गया। पिताजी कर्ज में डूब गए थे। कोई रिश्तेदार हमारी खबर नहीं लेता था। ये सच है कि लोग तभी तक आपका हाल पूछते हैं जब तक आपकी स्थिति ठीक होती है। पिताजी ने कर्ज चुकाने के लिए हमारा घर बेच दिया था। कर्ज चुकाने के बाद जो थोड़े पैसे बचे, उससे उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और 6 महीने का एडवांस दे दिया। घर में 2 महीने का राशन रख दिया और बाकी के पैसे बस कुछ हजार रुपए बचे थे। इतने पैसे में ज्यादा दिन गुजारा नहीं हो सकता था। मेरे पास नौकरी पाने के लिए कोई डिग्री नहीं थी, इसीलिए मैंने मोहल्ले के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। लेकिन इतने रुपए में घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। इस बीच पिताजी की तबीयत और खराब हो गई। वो पहले से ही दिल के मरीज थे, लेकिन अब हालात के दबाव से और कमजोर हो गए थे। हमने बड़ी दीदी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो परेशान हो जाती। एक दिन मैं ऑफिस के इंटरव्यू देने गई, लेकिन वहां निराशा ही हाथ लगी। मुझे कहा गया कि मेरी पढ़ाई कम है, इसीलिए मुझे सिर्फ 2,000 रुपये महीना मिलेंगे। इस महंगाई के दौर में 2,000 रुपये में क्या होता है। मैं बाहर आकर बस स्टॉप पर बैठ गई और बस का इंतजार करने लगी। अपनी हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक अजनबी ने मुझसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। मैंने चौंक कर ऊपर देखा और डर गई, क्योंकि मैं उसे नहीं जानती थी। वो अक्सर यहाँ बैठा रहता था और मुझे देखता था, लेकिन आज उसने बात करने की हिम्मत की, जिससे मैं डर गई। मैं उठकर दूसरी जगह जाकर बैठ गई, लेकिन वो फिर वहां आ गया और बार बार पूछने लगा कि क्या हुआ। मैंने उससे कहा कि आप चले जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, लेकिन वो नहीं गया। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने मन में सोचा कि ये क्या मेरी मदद करेगा, खुद किसी तरह गुजारा करता होगा। मैंने कहा कि मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मजबूर होकर मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई और कहा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मेरी बात सुनकर उसने सलाह दी कि तुम एक ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोल लेती। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी और कहा कि इसके लिए तो लाखों रुपए चाहिए। मेरे पास तो पार्लर का कोर्स करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ये सुनकर उसने अपनी जेब से एक कागज और पेन निकाला और कुछ लिख कर मुझे दिया। फिर कहा कि ये मेरा नंबर है, इस बारे में सोचकर मुझे फोन करना, मैं तुम्हें पैसे का इंतजाम करके दूंगा। मैंने उसका कागज ले लिया और अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि मेरी बस आ गई थी। घर पहुंचकर मैं ये सब भूल गई। रात को जब मैं सोने गई तो दिन भर की बातें याद आने लगी। मुझे याद आया कि मैं बस स्टॉप पर कैसे रो रही थी और वो अजनबी वहां आ गया था। मैं सोचने लगी, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो वो मुझे देना चाहता है, और अगर उसके पास पैसे हैं भी तो वो मुझे क्यों देगा। आजकल कोई किसी को उधार भी नहीं देता। मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी मैंने मन में कुछ सोचकर अपना पर्स निकाला और उस कागज को देखा जिस पर उसका नंबर लिखा था। मैंने उसे अपने फोन में अननोन नंबर के नाम से सेव कर लिया और सो गई। ये घटना कई दिन पहले की है। घर में 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। अब मेरे ट्यूशन भी बंद हो गए हैं। अनिल हमेशा उदास रहता है और अपने स्कूल बैग को खोलकर घंटों तक अपनी किताबें देखता रहता है। उसके स्कूल का खर्चा हम उठा नहीं पा रहे हैं। उस दिन मैं अपनी सहेली के घर गई थी, ये सोचकर कि वो शायद किसी से कहकर मुझे एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी दिलवा सके। रास्ते में मैंने एक ब्यूटी पार्लर देखा। उसे देखकर मुझे उस अजनबी की बात याद आ गई। मैं अंदर गई और कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ। पार्लर की मालिक ने मुझे बताया कि इस कोर्स के 1 लाख रुपए लगेंगे और ये कोर्स 1 साल का होगा, जिसमें वो मुझे सब कुछ सिखा देगी। ये सुनकर मैं वहां से निराश होकर वापस आ गई। मैंने उनसे कहा कि कुछ दिनों में जवाब दूंगी, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपए कहाँ से आते। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं था। मैं घर आ गई और कुछ देर बाद उसी अजनबी को फोन किया। उन्होंने मेरा फोन काट दिया और खुद ही वापस फोन किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम वही लड़की हो जो उस दिन बस स्टॉप पर बैठकर रो रही थी। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनकर मुझे कैसे पहचान लिया, लेकिन मैंने ज़्यादा सवाल ना करते हुए कहा कि हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिससे आपकी उस दिन बस स्टॉप पर मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे पैसे कहाँ से देंगे, जब आप खुद एक गरीब इंसान हैं। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे और बोले कि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मिल जाएंगे,
बताओ कितने चाहिए। मैंने कहा कि पार्लर का कोर्स करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए और मैं ये पैसे आपको वापस लौटा दूंगी। उन्होंने मुझे अगले दिन बस स्टॉप पर मिलने के लिए बुलाया। अगले दिन मैं तैयार होकर बस स्टॉप पर गई। वहां देखा तो वो पहले से ही वहां बैठे थे। उन्होंने मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया और चुपचाप वहां से चले गए। मैंने वो लिफाफा अपने बैग में रखा और घर लौट आई। घर आकर दरवाज़ा बंद करके मैंने लिफाफा खोला। जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। उसमें 2 लाख रुपए थे। मैंने उन्हें तुरंत फ़ोन किया और पूछा कि मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए थे और आपने मुझे 2 लाख रुपए क्यों दिए? तब उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए पार्लर के लिए और 1 लाख रुपए अपने खर्चों के लिए। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और उनसे वादा किया कि अगर कभी उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर करूँगी। उन्होंने मुझे बहन कह के बुलाया। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। अगले दिन मैंने पार्लर में जाकर पैसे जमा कर दिए और कोर्स ज्वाइन कर लिया। इस तरह दिन बीतते गए। मैंने बहुत कुछ सीख लिया और अनिल को फिर से स्कूल में भर्ती करवा दिया। इस तरह 1 साल गुजर गया। पार्लर से मुझे कोर्स का सर्टिफिकेट मिल गया। अब मैं अपना खुद का पार्लर खोलना चाहती थी। मैंने फिर उस अजनबी मददगार को फ़ोन किया और बताया कि मेरा कोर्स पूरा हो गया है। तब उन्होंने मुझे फिर से बस स्टॉप पर बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने मुझे फिर से एक लिफाफा दिया और कहा कि मेरे साथ चलो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारे लिए एक पार्लर देखा है जो किराए पर मिल रहा है। मैं उनके साथ गई और सारी बातें पक्की कर आई। अगले दिन मैंने पार्लर में जाकर काम शुरू कर दिया और पार्लर का बोर्ड भी लगा दिया। मैंने अपनी मदद के लिए एक लड़की भी रख ली। पार्लर बहुत अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे घर की स्थिति भी बेहतर होने लगी। मैं तो उन्हें भगवान मानकर हर दिन पूजा करती थी और उनके आशीर्वाद की कामना करती थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे पार्लर में औरतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उनमें से एक आप भी थी। आप मुझे पसंद करने लगे और मुझे अपनी दुल्हन बनाने का फैसला कर लिया। घर में मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी एक दिन वो अजनबी मददगार मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मुझसे कुछ चाहिए। मैंने घबरा कर कहा कि मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगी, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक मदद चाहिए। उन्होंने मुझे मेरी वो कसम याद दिलाई जो मैंने 2 लाख रुपए लेते समय की थी। मैं परेशान हो गई, ये सोचकर कि वो मुझसे क्या मांग सकते हैं। लेकिन हिम्मत जुटाकर मैंने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। उनकी बात सुनकर तो मैं जैसे आसमान से गिर पड़ी थी। उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपनी ससुराल में साथ लेकर जाओगी। ये सुनकर मैं घबरा गई और कहा कि ये सब कैसे हो सकता है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम मुझे अपने साथ नौकरानी के रूप में लेकर जाओगी। मैं हमेशा अपने चेहरे को घूंघट से ढक कर रखूंगा। ये कोई नहीं जान पाएगा कि मैं कौन हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सख्त लहजे में कहा कि मैं ये क्यों करूँगी। हाँ, आपने मेरी मदद की इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन मैं अपने होने वाले पति को धोखा नहीं दे सकती। मैं किसी अजनबी आदमी को अपने ससुराल क्यों ले आऊंगी। मैं कैसे जानूं कि आपके मन में क्या चल रहा है। मैंने अलमारी खोली और वो लिफाफा निकाला जिसमें मैंने पहले से ही 2 लाख रुपए रख दिए थे, ताकि यदि कभी वो पैसे मांगने आए तो मैं उन्हें दे सकूं। मैंने वो लिफाफा उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि ये लीजिए, इसमें पूरे 2 लाख रुपए हैं। इन्हें गिन लीजिए और यहाँ से चले जाइए। आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। ये मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए और रोने लगे। मैं डरकर पीछे हट गई। वो ऐसे रो रहे थे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को भीड़ में खो देता है। उनकी हालत देखकर मेरा मन पिघल गया। मैं भी जमीन पर बैठ गई और कहा कि कुणाल भैया, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने रोते हुए कहा कि पायल, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और पूछा कि आपकी माँ कौन है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारी होने वाली सास मेरी माँ है। उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा झटका लगा। ये कैसे हो सकता है कि वो मेरे पति के भाई हों। अगर वो मेरी सास के बेटे हैं तो इस तरह चोरी छिपे अपने ही घर में क्यों जाना चाहते हैं। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। तभी उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरी बात सुनकर तुम्हें कई सवाल उठ रहे होंगे। तुम ये सोच रही हो कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मैं सीधे अपने घर क्यों नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो पायल,
वो रोते हुए अपनी जिंदगी की कहानी बताने लगे। जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि ससुराल में उनके साथ बहुत अत्याचार किया जाता था। तुम खुद सोचो, जब एक लड़की की शादी होती है और वो जल्दी ही प्रेग्नेंट हो जाती है तो ससुराल वाले खुश होते हैं कि बच्चा उनके घर के अधिकार को और मजबूत करेगा। लेकिन मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे जन्म के बाद मेरी माँ को उल्टा ताने सुनने पड़े। मेरी दादी मेरी माँ को बिल्कुल सहन नहीं कर पाती थी। ये तो अच्छा होता अगर अस्पताल में ही मेरे पिता मेरी माँ को तलाक दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो पूरी तरह से भगवान की मर्जी थी। उन्होंने मुझे न लड़का बनाया न लड़की, बल्कि तीसरे लिंग के रूप में पैदा किया। कुणाल की बात सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। वो रोते हुए कमजोर हो गए थे। जब नर्स ने मेरी माँ से कहा कि आपके घर एक तीसरे लिंग का बच्चा हुआ है, तो मेरी माँ ने नर्स को आंखों से इशारा किया कि वो इस बारे में कुछ ना बोले। नर्स मेरी माँ का दर्द समझ गई और चुप हो गई। लेकिन मेरे पिता को इस बात की जानकारी मिलने के बाद वो नाराज हो गए और मेरी माँ को ताने देने लगे। पिता ने सभी को बधाई दी कि उनके घर बेटा हुआ है। सभी बहुत खुश थे और माँ के आसपास घूम रहे थे, लेकिन मेरी माँ चुपचाप एक कोने में बैठकर बस रोती रहती थी। जब भी मैं अपनी माँ को देखता, वो केवल रोती थी। मैं नहीं जानता कि माँ ने पूरे परिवार से छुपकर मुझे कैसे बड़ा किया। माँ मुझे लड़कों के कपड़े पहनाती थी और लड़कों के स्कूल में दाखिला दिला दिया था, लेकिन खेलने के लिए मुझे हमेशा मेरी बहन राधिका की गुड़िया ही पसंद आती थी। एक दिन मैंने माँ की लाल लिपस्टिक लगाई और बाहर चला गया। मुझे देखकर मेरी दादी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उन्होंने माँ को बुलाकर कहा कि तुम्हारा कुणाल तो लड़की बन गया है। माँ ने मुझे खींचकर घर के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और पिताजी की बेल्ट से बहुत मारा। मैं सिर्फ 6 साल का था। मेरा शरीर बहुत नाजुक था। मेरे शरीर पर बेल्ट के निशान पड़ गए। मैं बहुत जोर से चिल्लाया, लेकिन माँ को मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। जब मेरे शरीर से खून निकलने लगा तब माँ रुक गई। उस समय माँ मुझसे भी बहुत ज्यादा रो रही थी। हम दोनों माँ बेटे रोते रोते थक गए। फिर मेरी दादी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन माँ ने दरवाजा नहीं खोला। माँ ने गुस्से में दीवार पर अपना सिर मार लिया और बेहोश होकर गिर पड़ी। हमें दोनों अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में माँ मेरे लिए और मैं माँ के लिए तड़प रहा था। बहुत दिनों तक माँ की तकलीफ देखकर मैं रोता रहा। माँ हमेशा मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती थी। एक दिन माँ ने मुझे समझाया कि अगर मैं दोबारा इस तरह का व्यवहार करूंगा तो पिताजी मुझे ऐसी जगह छोड़ आएंगे जहां मुझे हर दिन इसी तरह मारा जाएगा। उस दिन के बाद मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी नहीं की। कई बार मेरा मन करता, लेकिन मैंने अपने दिल को मजबूत कर लिया था। कई साल बीत गए। मैंने माँ की पिटाई को भुला दिया, लेकिन जो बातें माँ मुझे सिखाती थी मैं उन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। लेकिन एक दिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मुझे याद है, मेरे 10वें जन्मदिन पर पिताजी ने घर पर एक पार्टी रखी थी। माँ ने मेरे लिए सबसे अच्छा शर्ट और पैंट खरीदा था, लेकिन उस दिन मैंने राधिका का फ्रॉक पहन लिया था और माँ की लिपस्टिक लगाकर केक काटने चला गया। मुझे देखकर सब हंस रहे थे और माँ भी हंस रही थी। मेरी माँ ने सिर पर हाथ मारकर कहा कि तुम्हारी मस्ती करने की आदत पता नहीं कब जाएगी। फिर माँ मुझे कमरे में ले गई और कपड़े बदलकर तैयार कर रही थी। अगले दिन माँ मुझे बाजार ले जाने की बात कहकर बाहर ले गई, लेकिन वो बाजार नहीं था। वो मुझे किसी दूर के शहर में ले गई। उस दिन माँ मुझे लेकर एक छोटे अंधियारे गलियारे से गुजरते हुए एक ऐसे घर में ले गई जहाँ सभी तीसरे लिंग के लोग रहते थे। वे तालियां बजा बजा कर बातें कर रहे थे। मुझे वहाँ बहुत डर लग रहा था। मैंने माँ का हाथ पकड़कर कहा कि माँ यहाँ से चलो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। लेकिन माँ एक बुजुर्ग गुरु के पास बैठकर उनसे बातें कर रही थी। गुरु ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं फिर से माँ का हाथ पकड़कर बोला कि माँ चलो घर चले। मेरे भीतर एक अनजाना डर था जिससे मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। माँ उठकर बाहर चली गई। मैं माँ के पीछे दौड़ा, लेकिन गुरु और उनके शिष्यों ने मुझे पकड़ लिया। मैं चिल्लाने और रोने लगा, लेकिन माँ ने मुझे पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। मेरा छोटा सा दिल डर से कांप रहा था। मेरा कमजोर शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं खुद को छुड़ा सकूं। मैंने पूरी रात चिल्लाकर और रोकर बिता दी। गुरु मुझे प्यार से समझाने लगे, लेकिन उनकी बातें समझने की मेरी उम्र नहीं थी। सुबह माँ मुझसे मिलने आई। मैंने माँ को गले लगाकर फिर से रोना शुरू कर दिया। माँ ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, लेकिन मेरे किसी सवाल का जवाब दिए बिना चली गई। मैंने माँ से कहा था कि अब से मैं लिपस्टिक और पाउडर को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन माँ मुझे छोड़कर चली गई। गुरु मुझे हमेशा प्यार से समझाते थे, लेकिन मुझे उनसे नफरत थी। मैं सबसे अलग होकर अकेले बैठा रहता
और अपनों को याद करके रोता। एक दिन गुरु मेरे पास आकर बैठे, मैं रो रहा था। उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके माता पिता उन्हें एक ऐसी जगह छोड़कर चले गए जहाँ उनका कोई ठिकाना नहीं था, कोई उनसे मिलने नहीं जाता था। गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारी ही तरह हूँ। मैं वहाँ 1 महीने से था। माँ ने सभी से झूठ कहा था कि मैं खो गया हूँ। उस दिन मुझे समझ में आया कि इसके पीछे माँ का ही हाथ था। माँ मुझे अपने पास रखना नहीं चाहती थी, मुझे फेंक दिया गया था। धीरे धीरे मैंने वहाँ रहना सीख लिया। गुरु ने मेरे अंदर की अच्छाई को पहचाना और मुझे हीरो बना दिया। अब जब माँ मुझसे मिलने आती तो मैं उनसे नहीं मिलता। शहर में मेरे बारे में बातें होने लगी। मैं बड़ा हो गया और बहुत खूबसूरत दिखने लगा। मैंने बहुत पैसा कमा लिया। गुरु अब कमज़ोर हो गए थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब छोड़कर सामान्य जीवन जियो। और फिर उन्होंने मेरे हाथ पर अपना अंतिम सांस छोड़ दी। गुरु ने मुझे किसी व्यक्ति से मिलने को कहा था। उनकी अंतिम इच्छा पूरी होने की वजह से मैं उनसे मिला। अब मैंने नाचना छोड़ दिया है। मैं मजदूरी का काम करता हूँ। आज मैं किन किन लोगों का सामना करता हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अब मैं अपनी माँ की स्थिति समझ सकता हूँ। वे मेरे लिए क्या कर सकती थीं। उनकी बेटियां भी बड़ी हो रही थीं। तीसरे लिंग के व्यक्ति की बहन से कौन शादी करता। मैंने अपनी सारी कमाई बचा कर रखी थी ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकूं। तुम्हारे लिए मेरा जो प्रेम था, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। मैं अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। मैं उनकी सेवा करके भगवान का आशीर्वाद पाना चाहता था। एक दिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे पार्लर आया। वहां पहुंचते ही मैंने माँ को देखा। मुझे पता चला कि वो अपनी बहू के रूप में तुम्हें अपने बेटे यानी मेरे भाई से शादी करना चाहती है। यही वजह थी कि मैं तुम्हारे पास आया। कुणाल ये सब कहते कहते रोने लगा और मैं भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। माँ, क्या मैंने कोई गलती की है? आप ही बताइए। जब मेरी बहू मुझसे सवाल कर रही थी तो मैं जैसे जमीन में गड़ गई थी। मैंने अपनी बहू को गले लगाकर खूब रोई। मुझे अपने छोटे कुणाल की बहुत याद आ रही थी। वो कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरा है। मैं दौड़ते हुए उसके कमरे में गई। वो अपना बैग पैक कर रहा था। मुझे देखते ही वो मेरे पैरों पर गिर गया। मैंने उसे उठाया, हाथ जोड़कर उसके सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और उससे माफ़ी मांगी। उसने मुझे माफ़ कर दिया और गले लगाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। फिर वो मुझे छोड़कर बैग लेकर जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, तुम हमारे साथ ही रहो। वो घबरा गया और बोला कि माँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहता। तब मैंने कहा कि बेटा, मेरी बात सुनो। मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर चुकी हूँ। मैं दुनिया से इतना डर गई थी कि भगवान का गुस्सा तक भूल गई। जब भगवान मुझसे न्याय के समय पूछेंगे कि मैंने तुझे बेटा और बेटी दिया तो तूने उन्हें अपने पास रखा, लेकिन जब मैंने तुझे अपनी पसंद की विशेष संतान दी तो तूने उसे दूर क्यों कर दिया? तब मैं भगवान को क्या जवाब दूंगी? मुझे भगवान के सामने दोषी होने से बचा लो बेटा। मैंने कुणाल के सामने हाथ जोड़ लिए। तब उसने अपना बैग छोड़कर मुझे गले से लगा लिया। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और कहा कि मेरा खोया हुआ बेटा वापस आ गया है। भगवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।